ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां की मिट्टी की सौंधी खुशबू से कहीं ज्यादा चर्चा सुखलाल के हाथों से बने मसाला मटन कोरमा की होती थी। सुखलाल एक सीधा साधा इंसान था, जिसकी दुनिया उसकी पत्नी सावित्री और उसकी बीमार बेटी चंदा के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। गरीबी की मार और बेटी की बीमारी के बीच सुखलाल के पास अगर कुछ था तो वो था उसके हाथों का हुनर। हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ सुखलाल श्यामलाल की ढाबे की ओर निकल पड़ता। श्यामलाल, जो गांव का सबसे रईस और रसूखदार आदमी था, वो सुखलाल को सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त करता था क्योंकि सुखलाल के बिना उसका ढाबा महज ईंट पत्थरों का एक ढांचा था। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। ढाबे के चूल्हे सुलग चुके थे, लकड़ियों के जलने की आवाजें आ रही थी। सुखलाल पूरी तन्मयता के साथ हांडी में मटन, सरसों का तेल और खड़े मसाले मिला रहा था। उसके हाथ की उंगलियां मसालों को छू छू कर उनकी महक परख रही थी। तभी श्यामलाल अपनी भारी कद-काठी के साथ मटकता हुआ आया और मटन की हांडी को देखने लगा। अरे ओ सुखलाल, आज क्या बात है रे? मसाला मटन में वैसी महक क्यों नहीं आ रही? अब तक तो पूरा गांव इस खुशबू से जाग जाना चाहिए था। अभी तक एक भी ग्राहक दिखाई क्यों नहीं दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तू भी काम चोरी करने लगा है? अरे मालिक, थोड़ा सब्र तो करो। मटन को पहले मध्यम आंच पर पकने तो दो। जब तक इसका एक एक पीस गलेगा नहीं, जब तक हांडी के भीतर मसाले अपना रंग नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो बात नहीं आएगी। एक बार इसे ठीक से पकने दो, फिर जैसे ही इसमें मेरी जादू वाली चुटकी का मसाला पड़ेगा, मैं कहता हूं गांव वाले दौड़े क्या गिरते पड़ते यहां आएंगे। श्यामलाल ने एक लंबी सांस ली। उसे सुखलाल पर गुस्सा भी आता था और उसके हुनर से डर भी लगता था। साला, तेरा यही चुपके वाला मसाला ही मेरी जान लेकर जाएगा किसी दिन। सच बता सुखलाल, इसमें डालता क्या है तू? मैं मालिक हूं इस ढाबे का, और जब लोग तेरी इतनी बढ़ाई करते हैं तो मुझे सच में बुरा लगता है। दिल करता है कि काश मैं भी तेरे जैसा कारीगर होता। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? सब कुछ तो आप ही का है। मैं जो कुछ कमाऊंगा वो आपका ही होगा, चाहे ज्यादा कमाऊं या थोड़ा। आखिरी हक तो आपका ही है। और ये देखिए, अब महक उठना शुरू हो गई है। अब बस आप ग्राहकों को संभालिए। जैसे ही हांडी के ऊपर लगा हुआ आटे का सील गर्म होकर महकने लगा, मटन की वो सौंधी और तीखी खुशबू गांव की गलियों में तैरने लगी। हवा के झोंकों के साथ ये खुशबू जब लोगों के घरों तक पहुंची तो मानो पूरा रामपुर खिंचा चला आया। सबसे पहले रामलाल और दिनेश पहुंचे, जो मसाला मटन कोरमा के सबसे बड़े मुरीद थे। अरे श्यामलाल भैया, क्या महक है यार! लगता है आज जान लेकर ही छोड़ोगे। सुबह सुबह चाहे घर के कितने भी जरूरी काम भूल जाऊं, पर आपका मसाला मटन कोरमा खाना नहीं भूल सकता। इसकी खुशबू तो सीधे कलेजे को चीरती हुई जाती है। सच में यार, सुखलाल के हाथों में वो जादू है जो शायद इस पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है। सुखलाल भाई, तुमने अपनी हांडी में साक्षात स्वाद उतार दिया है। श्यामलाल के कान खड़े हो गए। उसे ये बात तीर की तरह चुभी कि लोग उसे नहीं बल्कि सुखलाल को श्रेय दे रहे थे। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। अरे भाई साहब, चुप करो और पहले खा लो। जब देखो तब सुखलाल सुखलाल। अरे जो मसाले इसमें पड़ रहे हैं वो सब मैंने ही तो लाकर दिए हैं। ये रेसिपी मैंने ही बनाई है। ये तो बस हाथ हिलाता है। लो, अब चुपचाप अपनी प्लेट पकड़ो। सुखलाल ने ये बातें सुनी, पर उसने अपना सिर नहीं उठाया। वो बस चुपचाप हांडी से गर्मा गर्म मटन निकालता रहा। उसे पता था कि उसकी अहमियत क्या है, लेकिन उसे अपनी मर्यादा और अपनी मजबूरी का भी ज्ञान था। उसकी बेटी चंदा की दवाइयाँ इसी ढाबे की कमाई से आती थीं। वाह सुखलाल, क्या बात है! हाँ हाँ ठीक है, पैसे लाओ और जाओ। स्वाद मसालों का है, इंसान का नहीं। धीरे धीरे शाम होने लगी। ग्राहकों की भीड़ दोगुनी हो गई और कुछ ही घंटों में उसका सारा मसाला मटन कोरमा खत्म हो गया। कल समय पर आ जाना। और सुन, कल मसालों में मिर्च थोड़ी कम रखना, लोग शिकायत कर रहे थे। जी मालिक, जैसा आप कहें। वो ढाबा बंद कर घर जाने लगा। तभी रास्ते में वैद्य जी से
चंदा की कुछ दवाई लेकर घर गया। सुनो सावित्री, मैं चंदा के लिए नई दवाइयां लेकर आया हूँ। वैद्य जी ने कहा है कि इसे रात को सोने से पहले पिला रही हूँ। और सुबह खाली क्या पेट मेरी पिला बेटी देना। की हालत सुधरी? समय का ध्यान रखना, देखो इसे, तभी असर ये करेगी। कंकाल होती जा रही है। दवाई इसकी फिर सांसें वही अब दवाई। भारी होने लगी सुखलाल, पिछले पर 3 महीने से तुम यही पुड़िया ला रहे हो और वही मैं पुरानी यही दवाइयाँ लेकर आ जाते हो। सुखलाल चकित रह गया। वो दिन भर आग के सामने खड़ा रहकर मटन पकाता था ताकि चंद पैसे जोड़ सके, और घर लौटते ही उसे ये सुनने को मिल रहा था। सावित्री, तुम तो जानती हो मेरी हालत। मैं मेहनत तो कर रहा हूं ना, दिन रात एक कर देता हूं उस श्यामलाल के ढाबे पर। मेरी क्या गलती है इसमें? मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा। गलती तुम्हारी ही है। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की ये हालत है। तुम उस श्यामलाल के गुलाम बने हुए हो। वो तुम्हारी बनाई मटन कोरमा बेचकर नोटों की गड्डियां गिनता है और बदले में तुम्हें ये रद्दी दवाइयों के पैसे थमा देता है। तुम उस ढाबे को छोड़ क्यों नहीं देते? सावित्री, मैं मेहनत ऐसे ही नहीं करता। मैं तो बस ये चाहता हूं कि घर का चूल्हा जलता रहे। तुम कहती हो मेहनत ऐसे नहीं होती, तो फिर कैसे होती है? मैं और क्या करूं? मेहनत वो होती है जिससे परिवार का भला हो। तुम रोज एक ही दवा लाते हो क्योंकि तुम्हारे पास बड़े डॉक्टर की फीस के पैसे नहीं होते। अरे इसे किसी बड़े शहर के अस्पताल में दिखाओ, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ, तब जाकर ये ठीक होगी। क्या तुम अपनी आंखों से इसे मरते हुए देखना चाहते हो? मैं सेठ से पैसे मांगता हूं। कल ही जाकर बात करूंगा। मैंने पहले भी कई बार कहा, पर वो हर बार बहाना बना देता है। कभी कहता है आज खर्चा ज्यादा हो गया, कभी कहता है कल आना। वो बहुत ही पत्थर दिल इंसान है सुखलाल। अगर वो कल पैसे नहीं देता तो ये तुम्हारा आखिरी दिन होना चाहिए उस ढाबे पर। अगर यहाँ रहकर मेरी बेटी का इलाज नहीं हो सकता तो काम छोड़ो और शहर जाओ। वहाँ मजदूरी करोगे तो भी शायद इससे ज्यादा कमा लोगे। पर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अपनी बेटी की जान चाहिए, तुम्हारी वफादारी की कहानियां नहीं। परेशान मत हो सावित्री, तुम सही कह रही हो। अब पानी सिर से ऊपर निकल गया है। कल मैं आखिरी बार श्यामलाल से पैसे मांगूंगा, अपनी मेहनत का हक मांगूंगा। अगर उसने मना किया तो कल ही मैं उस ढाबे की दहलीज छोड़ दूंगा और शहर निकल जाऊंगा। चंदा को कुछ नहीं होने दूंगा। अगले दिन सुखलाल तेजी से ढाबे की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि आज वो लेट हो गया था। पर वहां पहुंचते ही श्यामलाल चिल्ला पड़ा। साले नालायक, हरामखोर, तुझे क्या लगता है कि ये तेरे बाप का ढाबा है? जब मर्जी आएगी तब मुंह उठाए चला आएगा। इतना लेट, सूरज सिर पर चढ़ाया है और अभी तक चूल्हा भी नहीं सुलग पाया। अगर आज मेरे ग्राहक खाली हाथ लौटे ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी हड्डियां तुड़वाकर इसी हांडी में भर दूंगा। सुखलाल का सिर झुक गया। वो चाहता तो पलटकर अपनी मजबूरी बता सकता था, पर उसे पता था कि पत्थर के सामने रोने से पत्थर नहीं पिघलता। मालिक, वो आज आंख लग गई थी। असल में तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। शरीर में जान नहीं है। तबीयत? अरे तेरी तबीयत सही हो या तू मर जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जब पैसे लेता है तो हाथ बराबर चलना चाहिए। काम चोरी करने के बहाने मत ढूंढ। सुन, मैं अभी घर जा रहा हूँ। मेरे घर पर खास मेहमान आ रहे हैं। मैं शाम तक वापस लौटूंगा। तब तक तू सारा मटन बेचेगा। और हाँ, एक पैसे की भी हेरा फेरी या चोरी मत करना। मुझे पता है कितनी प्लेटें निकलेंगी और कितना बिकेगा। मालिक, मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में अगर मैंने कभी 1 रुपए की भी बेईमानी की हो तो आप जो कहें वो सही। पर मालिक, आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरा पिछले 10 दिन का पैसा बाकी है। मुझे वो पूरा चाहिए। मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। उसे शहर ले जाना है। अरे पैसे कहीं भागे जा रहे हैं क्या? पहले तू माल बेच, मैं घर जाकर देखता हूँ। अगर तिजोरी में पैसे हुए तो लेकर आऊंगा। तू इतना परेशान क्यों होता है? जा, काम पर लग। इतना कहकर श्यामलाल अपनी ठाठ वाली चाल चलते हुए निकल गया। सुखलाल समझ गया कि ये फिर से टालने की चाल है, पर उसके पास कोई चारा नहीं था।
उसने भारी मन से मटन को हांडी में सजाया, सरसों का तेल डाला और अपनी जादुई चुटकी वाला मसाला मिलाकर उसे आंच पर रख दिया। दोपहर की ढलती धूप में जब मटन कोरमा की खुशबू चारों ओर फैलने लगी, तभी धूल भरी सड़क से चलते हुए 2 व्यक्ति ढाबे की ओर आए। उनके पहनावे और जूते बता रहे थे कि वे शहर के बड़े बाबू हैं। वे पैदल थे, शायद उनकी गाड़ी कहीं खराब हो गई थी। भाई साहब, क्या गजब की खुशबू है। शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट फेल हैं इसके आगे। ओ भाई, क्या बना रहे हो? बाबूजी, ये रामपुर का मशहूर मसाला मटन कोरमा है। बैठिए, थकान मिट जाएगी। खुशबू तो कमाल की है, पर क्या ये स्वाद में भी वैसी ही है? बाबूजी, ये सिर्फ मटन नहीं है, इसमें इस गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू है और एक लाचार पिता की मेहनत। मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, बस एक नौकर हूँ। मेरी बेटी बीमार है और मैं उसी के लिए ये हुनर आजमाता हूँ। दोनों ग्राहकों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सुखलाल की लगाई हुई प्लेट से पहला निवाला लिया। मटन का टुकड़ा मुंह में जाते ही मानो घुल गया। मसालों का वो तालमेल देखकर दोनों हैरान रह गए। सुखलाल भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। अगर तुम्हारा मालिक तुम्हारी कद्र नहीं करता तो तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी का इलाज करो और फिर खुद का कुछ शुरू करने की सोचो। सुखलाल की आंखों में नमी आ गई। तभी दूसरे बाबू ने अपनी जेब से बटुआ निकाला। ये लो 100 रुपए, ये तुम्हारे मालिक को दे देना, खाने के पैसे। और ये 5000 रुपए ये तुम्हारे लिए हैं। इसे अपनी बेटी के इलाज के लिए रखो और जब वो ठीक हो जाए तो अपना एक ठेला खोलना। इस हुनर को किसी जालिम की गुलामी में मत सड़ने देना। सुखलाल सन्न रह गया। उसकी कांपती हथेलियों ने उन नोटों को ऐसे छुआ जैसे वे कोई देवी वरदान हो। बाबूजी, आप दोनों तो मेरे लिए फरिश्ते हो। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। शाम होते होते सारा मटन खत्म हो गया। सुखलाल आज बहुत खुश था। जैसे ही श्यामलाल वापस आया, उसने सुखलाल को हिसाब के लिए बुलाया। हाँ भाई सुखलाल, कितना माल ठिकाने लगाया, पैसे ला। सुखलाल ने सारा हिसाब सामने रख दिया और ग्राहकों द्वारा दिए गए पैसे श्यामलाल के हाथ में थमा दिए। मालिक, आज सारा माल बिक गया। एक एक प्लेट का हिसाब बराबर है। अब मालिक, मेरा जो पिछले 10 दिन का बकाया है वो 1000 रुपए दे दीजिए। मुझे आज रात ही चंदा को लेकर शहर की ओर निकलना है। अरे यार सुखलाल, तू भी ना, अभी तो नया माल मंगाना है, मसालों का पैसा देना है। ऐसा कर, तू कल ले लेना, मैं जुबान देता हूँ, कल पक्का हिसाब कर दूंगा। सुखलाल की आंखों में खून उतर आया। उसे पता था कि श्यामलाल की जेब में अभी हजारों रुपए हैं, फिर भी वो उसके 1000 रुपए दबाकर बैठा है। पर आज सुखलाल कमजोर नहीं था। उसकी जेब में वो 5000 रुपए थे जो उन फरिश्तों ने दिए थे। ठीक है मालिक, आज मैं जा रहा हूँ। कल मैं आऊंगा और अगर कल आपने मेरे पैसे नहीं दिए तो याद रखिएगा कि कल मेरा इस ढाबे पर आखिरी दिन होगा। फिर आप अपनी रेसिपी खुद बनाइएगा और खुद ही बेचिएगा। श्यामलाल कुछ कहता, उससे पहले ही सुखलाल तेजी से मुड़ा और अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में सुखलाल घर पहुंच गया और बाबूजी के दिए सारे पैसे सावित्री के सामने रख दिए। सुखलाल, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया? सच सच बताओ, ढाबे की गुल्लक तो नहीं साफ कर दी? शांत हो जाओ सावित्री, ये किसी की चोरी के पैसे नहीं हैं। ये मेरी ईमानदारी और उन 2 फरिश्तों की दुआ है जो आज ढाबे पर आए थे। उन्होंने मेरा मटन चखा और उन्हें उसमें वो स्वाद मिला जो शायद शहर के बड़े होटलों में भी नहीं था। जब मैंने उन्हें अपनी मजबूरी और चंदा की बीमारी के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे ये 5000 रुपए इनाम और मदद के तौर पर दिए। उन्होंने कहा कि मैं अपना खुद का काम शुरू करूं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर वो श्यामलाल, उसने पैसे दिए, तुम्हारा पिछला बकाया? वो पत्थर दिल इंसान कभी नहीं सुधरेगा सावित्री। आज उसने हजारों रुपए कमाए, मेरी बदौलत उसकी तिजोरी भरी। पर जब मैंने अपने 1000 रुपए मांगे तो फिर वही पुराना राग अलापने लगा, कल ले लेना, माल लाना है। उसने मेरी मेहनत की कमाई रोक ली, जबकि उसे पता है कि मेरी बेटी मर रही है।
तो फिर कल मत जाओ। क्यों जाते हो उस कसाई के पास? जाऊंगा सावित्री, कल आखिरी बार जाऊंगा। मैं अपनी 10 साल की मेहनत के पैसे उसे खैरात में नहीं दे सकता। कल मैं उससे अपना हिसाब पूरा करूंगा। अगर उसने कल भी पैसे नहीं दिए तो मैं उसी वक्त अपनी हांडी और अपना मसाला उठाकर वहां से हमेशा के लिए चला आऊंगा। फिर देखते हैं कि श्यामलाल का ढाबा कैसे महकता है। सुनो, अब देर मत करो। कल सुबह की पहली बस पकड़ना और चंदा को लेकर शहर के उस बड़े अस्पताल चली जाना जिसका नाम वैद्य जी ने बताया था। पैसों की चिंता मत करना, ये 5000 बहुत है। मैं ढाबे पर चला जाऊंगा ताकि अपना हिसाब क्लियर कर सकूं। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। श्यामलाल बहुत चालाक है, वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। अब उसे रोकने वाला सुखलाल मर चुका है सावित्री। अब वो सुखलाल वापस आएगा जो अपना खुद का मालिक होगा। बस चंदा ठीक हो जाए, फिर देखना इस रामपुर में सुखलाल का मसाला मटन कोरमा अपना खुद का नाम बनाएगा। अगली सुबह सुखलाल ढाबे पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। श्यामलाल के ढाबे पर एक नया चेहरा था, एक भारी भरकम आदमी जो हांडी के सामने खड़ा था। मालिक, ये सब क्या देख रहा हूँ? मेरी जगह ये कौन खड़ा है? देख घरिया, दुनिया किसी के रुकने से नहीं रुकती। ये मेरा नया कारीगर है। और सुन, ये पूरे महीने के सिर्फ 1000 रुपए लेगा। तू 10 दिन के 1000 लेता था और ये पूरे 30 दिन उसी दाम में काम करेगा। स्वाद तुझसे बेहतर है और महक बिल्कुल तेरे जैसी। सुखलाल का कलेजा मुंह को आ गया। उसे अपनी 10 साल की वफादारी मिट्टी में मिलती नजर आई, पर उसने खुद को संभाला। उसे अब इस ढाबे से कोई मोह नहीं था। उसे बस अपनी मेहनत के पैसे चाहिए थे। ठीक है मालिक, आपका ढाबा खूब चले, मुझे इससे क्या लेना देना। आप बस मेरे वो पिछले 10 दिन के पैसे दे दीजिए। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। पैसे? कौन से पैसे वे? हिसाब तो कल ही बराबर हो गया था। बल्कि उल्टा, तू ही मेरे कर्ज में निकलेगा अगर मैं हिसाब ठीक से करूं तो। मालिक, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। किसी गरीब के खून पसीने की कमाई ऐसे डकार जाना आपको भारी पड़ेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो न्याय करेगा। ऊपर वाला देख रहा था, तभी तो मुझे तेरी हकीकत पता चली। साले चोर, मुझे सब पता चल गया है कि तू पिछले कई सालों से मेरे ढाबे से पैसे चुरा रहा था। आज जो तू अकड़ दिखा रहा है ना, वो उन्हीं चोरी के पैसों की गर्मी है। सुखलाल सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मालिक की उसने दिन रात सेवा की, वो उस पर इतना नीच इल्जाम लगाएगा। मालिक, जब हुनर का मुकाबला ना कर सको तो इल्जाम चोरी का लगा दो। वाह, ये खूब रही। मैंने कभी एक पैसा भी इधर उधर नहीं किया और आप मुझ पर ये कीचड़ उछाल रहे हैं। चला जा यहां से, वरना याद रख, मेरा ये नया कारीगर मटन बनाने के साथ साथ गला काटना भी बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर अपनी खैरियत चाहता है तो अपनी शक्ल यहां दोबारा मत दिखाना। श्यामलाल, तूने आज सिर्फ मेरे पैसे नहीं मारे, तूने अपनी मौत को दावत दी है। मैं अपनी मेहनत की कमाई ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं अभी इसी वक्त सरपंच जी के पास जा रहा हूं। पंचायत बैठेगी और वहीं फैसला होगा कि चोर मैं हूं या तू। सुखलाल तुरंत सरपंच के घर पहुंच जाता है और सारी बातें बता देता है। सरपंच जी, मैं 10 साल से श्यामलाल के ढाबे पर काम कर रहा हूं। मैंने कभी एक पैसे की भी बेईमानी नहीं की। आज उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मेरे पिछले 10 दिन के 1000 रुपए रोक लिए और मुझे निकाल दिया। मेरी बेटी बीमार है, मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है। गहरी सांस लेते हुए, सुखलाल, मैं जानता हूं तू नेक इंसान है, पर पंचायत और कानून सबूत मानते हैं। अगर मैं श्यामलाल को अभी यहां बुलाऊं तो वो अपने रसूख और झूठे गवाहों के दम पर तुझे ही चोर साबित कर देगा। उसके पास पैसा है और पैसे की चमक में सच अक्सर धुंधला पड़ जाता है। तो क्या मालिक, मेरी मेहनत की कमाई वो डकार जाएगा? मेरी बेटी अस्पताल में है मालिक, मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत थी। सुखलाल, बदला लेने के 2 तरीके होते हैं। एक हाथ उठाना
जिसमें जीत की कोई गारंटी नहीं, और दूसरा इतना बड़ा बन जाना कि सामने वाला खुद ब खुद बौना लगने लगे। श्यामलाल को उसके पैसे का घमंड है ना, उसे चोट वहां मारो जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो, उसकी तिजोरी पर। तू अपना खुद का ठेला खोल, नाम रखना सुखलाल का असली देसी मसाला मटन कोरमा। तेरे हाथों में वो जादू है जिसे कोई नया कारीगर या कोई षड्यंत्र नहीं छीन सकता। श्यामलाल ने जो खुशबू चुराने की कोशिश की है वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। तू अपना काम शुरू कर और जो भी मदद चाहिए, लकड़ी, कोयला या ठेले का इंतजाम, वो मैं करूंगा। अगर वो श्यामलाल तुझे परेशान करने की कोशिश करे तो बस एक बार मुझे खबर कर देना, उसकी हेकड़ी मैं निकाल दूंगा। सुखलाल जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसे डर था कि कहीं चंदा की हालत और न बिगड़ गई हो। लेकिन जैसे ही उसने चौखट पार की, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पर इस बार डर से नहीं, खुशी से। चंदा खटिया पर बैठी अपनी माँ से बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर पीलापन कम था और वो सावित्री की बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। सावित्री, तुम इतनी जल्दी लौट आई? डॉक्टर ने क्या कहा? चंदा ठीक तो है ना? अरे मैं तो कब की लौट आई और तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चंदा को देखो, डॉक्टर की सुई और दवा का असर देखो। मेरी बच्ची अब खुद बैठकर पानी पी रही है। पर पैसे, कितने पैसे लगे? वो 5,000 कम तो नहीं पड़े? और कितने बचे हैं? अरे ओ चंदा के बापू, शांत हो जाओ। 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। हम शहर के सरकारी अस्पताल गए थे। वहां डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से देखा, दवाइयां भी मुफ्त मिली और जांच भी फ्री में हुई। हम गरीब लोग अपनी अज्ञानता की वजह से डरते रहते हैं कि बड़े अस्पताल में लूट लेंगे। पर सच तो ये है कि सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है, बस हम ही वहां तक नहीं पहुंच पाते। पर तुम इतने परेशान क्यों हो और पैसों का हिसाब इतनी बारीकी से क्यों पूछ रहे हो? क्या श्यामलाल ने पैसे नहीं दिए? वो आदमी नहीं, हैवान है सावित्री। उसने मेरी 10 साल की वफादारी को एक पल में राख कर दिया। पैसे देने से मुकर गया, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और एक जल्लाद जैसा कारीगर रख लिया है जो लोगों को डराने की बात करता है। मैं सरपंच जी के पास गया था, पर वहां भी इंसाफ की उम्मीद कम दिखी। सरपंच जी ने बस एक रास्ता दिखाया, अपना खुद का ठेला। तो फिर देर किस बात की है? ये हुई ना मेरे मन की बात। ये 5,000 पूरे के पूरे बचे हैं। इन्हें उठाओ और अभी के अभी बाजार जाओ। एक नया ठेला लो, ताजी हांडियां लो और सबसे उम्दा मसाले लाओ। आज रात भर हम दोनों मिलकर तैयारी करेंगे और कल सुबह पूरे रामपुर में ऐसी महक पैदा करेंगे कि उस श्यामलाल की रूह कांप जाएगी। अभी सुबह सुखलाल ने पैसे उठाए और सीधा बाजार पहुंचा। सबसे पहले उसने एक मजबूत लकड़ी का ठेला खरीदा और फिर वो सीधा करीम की गोश्त की दुकान पर गया। करीम पूरे इलाके में सबसे ताजा मटन के लिए जाना जाता था। अरे सुखलाल भाई, क्या बात है? आज तो आप पूरे 10 किलो मटन ले रहे हो। या घर पर कोई बड़ी दावत है या कोई खास मेहमान आ रहे हैं? मेहमान नहीं करीम भाई, अब खुद का ठेला खोल रहा हूँ। सुखलाल का असली देसी मसाला मटन कोरमा, इसलिए मुझे आज तक का सबसे उम्दा और ताजा मटन चाहिए। अगर माल अच्छा दोगे तो मैं तुम्हारा पक्का और रोज का ग्राहक बन जाऊंगा, फिर कहीं और नहीं भटकूंगा। फिक्र मत करो सुखलाल भाई, ये लो सबसे ताजा माल। अगर खाने वाले की उंगलियां ना चिपक जाएं और स्वाद में कोई कमी रह जाए तो आकर मटन मेरे मुंह पर फेंक देना और पैसे वापस ले जाना। सुखलाल ने तुरंत मटन को घर लाकर अच्छे तरीके से बनाया और अपना ठेला गांव के चौराहे पर लगा दिया। मटन कोरमा की खुशबू ऐसी थी कि हवा के साथ मिलकर वो गांव के कोने कोने तक पहुंच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और सीधा ठेले पर पहुंचे। सुखलाल भाई, ये ठेला तुम्हारा है या श्यामलाल ने यहाँ नई शाखा खोली है? नहीं बाबूजी, ये मेरा अपना ठेला है। अब श्यामलाल से मेरा कोई वास्ता नहीं। अरे वाह, पर रेट क्या रखा है भाई? वहां तो श्यामलाल ने अचानक 50 रुपए प्लेट कर दिया है। बाबूजी, यहाँ सिर्फ 30 रुपए प्लेट में मिलेगा। भरपेट खाइए और दुआ दीजिए। 30 सुनते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सुखलाल ने प्लेट लगानी शुरू की। मटन का रंग गहरा सुर्ख था
और तरी ऊपर तैर रही थी। जैसे ही ग्राहकों ने पहला निवाला लिया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओहो, क्या बात है यार। एक निवाला मुंह में लिया और मांस अपने आप हड्डी से अलग हो गया। मसाला ऐसा कि रूह खुश हो जाए। हड्डी चूसने पर जो रस निकल रहा है, आहा। सुखलाल भाई, बात मत करो, अब बस खाने दो। और एक प्लेट मेरी भाभी के लिए पैक भी कर दो। उधर श्यामलाल के ढाबे पर सन्नाटा पसरा था।